प्रिय विद्यार्थियों व मेरे अजीज साथियों, मैं मनोज कुमार आपके परिवार सहित आपके मंगल की कामना करता हूं। शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन आसामपुर के YouTube चैनल पर आपका फिर से अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कल हम व्याकरण का जो टॉपिक पढ़ रहे थे वह था शब्दों का वर्गीकरण, और शब्दों के वर्गीकरण में हमने 4 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया। मुख्य रूप से 4 प्रकार से करते हैं शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें पहला प्रकार हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें हमने पढ़ा 4 प्रकार के शब्द, जिसमें पहला हमने तत्सम शब्द पढ़ा, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। इसमें एक शब्द और होता है जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो संकर शब्द में 2 भाषाओं के शब्द एक साथ जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। 2 भाषाओं के शब्द मिले हुए होते हैं, जैसे डाक और घर। तो डाक उर्दू भाषा का है और घर हिंदी भाषा का है। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो एक संकर शब्द बन जाता है डाकघर। ऐसे ही रेल और गाड़ी, तो रेल एक दूसरी भाषा का है और गाड़ी शब्द है यह दूसरी भाषा का है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर के एक नए संकर शब्द का जन्म होता है, और ये शब्द भी हिंदी में काम में लिए जाते हैं। संकर शब्द भी हिंदी में काम में आते हैं। जिस प्रकार तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द हिंदी में शामिल हैं हिंदी भाषा में, ऐसे ही संकर शब्द भी हिंदी भाषा में शामिल हैं। और अब हम आगे चलते हैं। रचना के आधार पर हिंदी में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अब यहां से हम शुरुआत करते हैं। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का दूसरा प्रकार रचना, व्युत्पत्ति और बनावट या संरचना। इन 4 में से हम कोई भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और संरचना के आधार पर हिंदी में 3 प्रकार के शब्द शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला है रूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। तो रूढ़ का अर्थ क्या होता है? रूढ़ का अर्थ हम परंपरा के रूप में ले सकते हैं, प्राचीनता के रूप में भी ले सकते हैं, या समझने के नजरिए से हम इसको निश्चित मान करके चल सकते हैं। निश्चित शब्द अर्थात वे शब्द जो किसी वस्तु के लिए, स्थान के लिए निश्चित हो चुके हैं। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, ये बोर्ड है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है। इसका नाम चौक रखा गया है। इसको हम बोर्ड नहीं कह सकते। और सामने जो है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूं, इसका नाम बोर्ड रखा गया है, इसको चौक नहीं कह सकते। अर्थात परंपरा से इनका नाम जो है जो निर्धारित हो चुका है। तो ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी वस्तु के लिए, किसी स्थान के लिए निश्चित हो चुके हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा तरीका
जिनके स्वतंत्र टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसे शब्द जिन शब्दों को अगर हम बांटे, उनका विभाजन करें तो उनका स्वतंत्र अर्थ नहीं निकल सकता। जैसे पुस्तक, ये शब्द है, इस शब्द के हम टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे शब्द है दूध, इस शब्द के हम टुकड़े नहीं कर सकते। या हम यूं कहें कि टुकड़े तो कर लें, लेकिन टुकड़े करने के बाद भी इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं। जैसे दू है और ध है, इन दोनों को अलग अलग करें तो ये कोई अर्थ प्रकट नहीं करेंगे। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। या ऐसे मान लें, रूढ़ शब्दों को पहचानने का एक तरीका और भी है कि संधि विधि, समास विधि, उपसर्ग विधि और प्रत्यय विधि, इन 4 विधियों से वह शब्द न बना हो। जैसे हम देखें दूध को, तो दूध शब्द है, यह न तो संधि से बना है, संधि का कोई नियम नहीं लगता इसमें, न यह समास से बना है, न इसमें कोई उपसर्ग लगा है और न इसमें कोई प्रत्यय लगा है। तो ऐसे शब्द जो इन 4 विधियों से न बने हो, वे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। अब देखो, रूढ़ शब्द के बारे में हमने क्या क्या जाना। पहली बात, वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष वस्तु के लिए निर्धारित हो चुके हैं, एक बात। दूसरी बात, वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकल सकता, 2 बात। तीसरी बात, वे शब्द जो संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय इनमें से किसी विधि से नहीं बने हो, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देते हैं, फिर उदाहरण देकर के इसको और अच्छे से स्पष्ट करेंगे। वे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान या प्राणी के लिए परंपरा से निश्चित हो चुके हैं, जिनके टुकड़े करने पर कोई स्वतंत्र नहीं होता। या निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय, अब ये शब्द है, इसको हम अलग करेंगे, गा, धन, ये। अब ये अलग अलग है, ये कोई स्वतंत्र अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। गाय है जो दुनिया में किसी अन्य किसी वस्तु को नहीं कहते हैं। दुनिया में कोई प्राणी, कोई वस्तु या स्थान ऐसा नहीं है गाय पशु के अतिरिक्त जिसे हम गाय कहते हैं। ये उस पशु के लिए परंपरा से निश्चित हो चुका है, निर्धारित हो चुका है, इसे हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं, गाय। दूसरी बात, यह न किसी
समास पद्धति लगी है, समास का नियम लगा है, इसलिए भी इसे हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं। अब इसको रूढ़ शब्दों को समझने के लिए मैं एक अन्य उदाहरण देता हूं, जैसे राजमाता, ये शब्द है जैसे राजमाता। अब इन दोनों शब्दों के अगर हम टुकड़े करें, राजा प्लस मां, राजा है ये अपने आप में एक संज्ञा शब्द है, अपने आप में एक सार्थकपूर्ण शब्द है। माता भी अपने आप में एक सार्थकपूर्ण शब्द है, एक संज्ञा शब्द है। इन दोनों को अलग किया तो भी ये स्वतंत्र शब्द हो गए, स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर रहे हैं अपना, और इनको मिला करके और इनका बना दिया गया राजमाता, तो भी अर्थ प्रकट कर रहे हैं राजा की मां। जैसे रसोई घर, अब इसमें शब्दों के अगर टुकड़े करें तो क्या हो जाएंगे, रसोई और घर हो जाएंगे। रसोई के लिए घर, अब देखो टुकड़े करने के बाद में भी एक सार्थकपूर्ण शब्द बच गया और इधर एक सार्थकपूर्ण शब्द बढ़ गया, तो ये रूढ़ नहीं। रसोई घर को हम रूढ़ नहीं कह सकते, राजमाता को हम रूढ़ शब्द नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इनके टुकड़े करने के बाद में इनके स्वतंत्र अर्थ निकल रहे हैं, ये अपने आप में टुकड़े होने के बाद में भी अपने आप में पूर्ण शब्द बच रहे हैं, इसलिए ये रूढ़ शब्द नहीं है। अब देखो ये रसोई घर ये समास विधि से बना है, ये राजमाता है ये भी समास विधि से बना है। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, अब इसमें क्या है, विद्यालय शब्द को हमने अलग किया, अलग करने के बाद दो स्वतंत्र पूर्ण शब्द बच गए, ये शब्द भी रूढ़ में नहीं आएगा और ये संधि विधि से बना है। जैसे सुलेख, सुलेख, अब इसमें हम सु को अलग कर देते हैं, सु एक उपसर्ग है और सु उपसर्ग का अर्थ होता है सुंदर, और दूसरा शब्द क्या हो गया, लेख अर्थात सुंदर लेख। तो देखो लेख है मतलब लिखने की जो शैली है, लिखते जो है उसे हम लेखन का कार्य है, क्रिया उसे हम लेख कहते हैं, और सु इसमें उपसर्ग लगा है। तो टुकड़े करने के बाद में भी ये शब्द जो है ये अपना पूर्ण अर्थ दे रहे हैं, स्वतंत्र अर्थ प्रकट कर रहे हैं, और ये समास विधि से बना है, इसलिए ये भी रूढ़ नहीं। तो देखेंगे दोबारा से, वे शब्द जो किसी वस्तु स्थान या प्राणी के लिए परंपरा से निश्चित हो चुके हैं, जिनके टुकड़े करने पर कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता या नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और दूसरी ध्यान देने की बात इसके संबंध में यह है कि वे शब्द जो समास पद्धति, संधि विधि, उपसर्ग विधि या प्रत्यय विधि से नहीं बने हैं, वे शब्द भी रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो जैसे प्रश्न पूछा जाए अपने से और उसमें जैसे शब्द दे दे कहीं पूछ लें कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जिसे हम रूढ़ कहेंगे, तो हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जो न तो समास विधि से बना है, न संधि विधि से बना है, न इसमें कोई उपसर्ग लगा है, न कोई प्रत्यय लगा है। ऐसा शब्द जो होगा वह रूढ़ शब्द होगा। या फिर हम शब्द के टुकड़े करके देख लेंगे, और टुकड़े करने के बाद में हम पाएंगे कि उन टुकड़े करने के बाद में जो अलग हुए शब्द हैं या अक्षर हैं, उनका अगर कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है या अपने आप में कोई पूर्ण शब्द नहीं बचते हैं, तो इसका मतलब वे रूढ़ शब्द होते हैं। अब अगला जो है रचना या संरचना के आधार पर शब्दों का प्रकार, उसे हम पढ़ते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, अब यौगिक शब्द में क्या होता है, देखो यौगिक अर्थात जो योग से बने, अर्थात जो योग से बने हैं। और अभी हम पढ़ रहे थे इसके अंतर्गत वे शब्द आते हैं जो संधि से, समास से, उपसर्ग से या प्रत्यय से बने होते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं।
तो इसकी परिभाषा लेते हैं, वे शब्द जो किन्हीं यानी कोई दो शब्दों के योग से बने हैं, वे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हैं तथा जिनके टुकड़े करने पर स्वतंत्र अर्थ निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो एक इसकी ये परिभाषा होगी, और समझने के तौर पर हम ये तथ्य ध्यान में रख सकते हैं कि वे शब्द जो संधि विधि, समास विधि, उपसर्ग विधि या प्रत्यय विधि से बने हुए हैं तो उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। और परिभाषा के आधार पर हम इस प्रकार से देख लेंगे कि वे शब्द किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हैं तथा जिनके टुकड़े करने पर स्वतंत्र अर्थ भी निकलता है, उन टुकड़ों का भी स्वतंत्र अर्थ निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ये बात समझ में आई होगी। अभी मैंने उदाहरण दिया था, जैसे रसोई के लिए घर, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, दो शब्द हो गए ना, घोड़े पर सवार। तो दो शब्द मिले हैं, समास विधि से बने हैं, जैसे रामानंद, राम धन आनंद। देखिए अब शब्द तो क्या है, रामानंद शब्द तो है रामानंद। अब इस रामानंद शब्द को कोई पूछे कि भाई ये रूट शब्द है या यौगिक शब्द है, तो हम क्या देखेंगे, परिभाषा के आधार पर तो हम ये देखेंगे कि शब्द के टुकड़े करके देखते हैं, और टुकड़े करने के बाद जब इनके स्वतंत्र अर्थ निकलते हैं, अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं, तो ये यौगिक शब्द है, ये रूट नहीं है। या फिर हम ये देखते हैं कि समास, संधि, उपसर्ग या प्रत्यय में से कौन सी विधि से बने हैं, तो चाहे कोई सी भी विधि से बने हो, लेकिन होने चाहिए चार में से, तो वे भी यौगिक शब्द होते, वे रूट शब्द नहीं होते। तो ये सब देखिए, ये दोनों बातों के ऊपर खरा उतर रहा है, दोनों तथ्यों पर। तो पहला तथ्य तो क्या है कि ये देखो चार में से एक विधि से बना है, कौन सी विधि से, संधि विधि से बना है। और दूसरा तथ्य यह है कि रामानंद शब्द के हमने दो टुकड़े किए, राम और आनंद, और ये दो इनके शब्द के दो टुकड़े हो जाने के बाद में दोनों टुकड़ों का अपना स्वतंत्र अर्थ निकल रहा है, और दोनों अपने आप में पूर्ण शब्द बच रहे हैं। जैसे राम शब्द है और आनंद एक शब्द है, तो ये दोनों पूर्ण अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अपने आप में पूर्ण शब्द है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। और तीसरा हम इसका प्रकार पढ़ते हैं योगरूढ़। तीसरा प्रकार है योगरूढ़। तो योगरूढ़ में क्या होता है, इसमें दोनों ही शामिल हो जाएंगे, अर्थात वे शब्द जो दो शब्दों के योग से भी बने हैं और जो रूढ़ भी हो गए, योगरूढ़ हो गए। क्योंकि हमने तीन प्रकार पढ़े, जिसमें पहला प्रकार क्या पढ़ा हमने, रूढ़ शब्द, दूसरा क्या पढ़ा, यौगिक शब्द, अब तीसरा क्या पढ़ेंगे, योगरूढ़। तो योगरूढ़ में क्या हो जाएगा, योगरूढ़ में ये दोनों ही मिल जाएंगे, अर्थात वे शब्द जो दो शब्दों के योग से भी बने हैं और जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ भी हो गए हैं, अर्थात निश्चित भी हो गए हैं। देखिए पहले इसका मैं उदाहरण देता हूं, फिर बाद में परिभाषा देते हैं। जैसे गजानन ये शब्द है। अब इस शब्द की बात आती है कि जैसे रचना, व्युत्पत्ति, बनावट या संरचना के आधार पर जो हमने शब्दों के तीन भेद हम जो पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा था रूढ़ शब्द, दूसरा पढ़ा हमने यौगिक शब्द, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं योगरूढ़। तो इनमें से ये कौन सा शब्द है, तो दो तो हमने पढ़ लिए भाई, रूढ़ हमने पढ़ लिया, यौगिक हमने पढ़ लिया, तीसरा हमने पढ़ा नहीं। तो पहले हम दोनों के आधार पर देख लेते हैं कि ये रूढ़ है या यौगिक है। मान लीजिए यह रूढ़ भी नहीं निकला, क्योंकि रूढ़ को तो हमने पढ़ ही लिया, यौगिक भी नहीं निकला, तो सीधी सी बात है फिर ये योगरूढ़ में आएगा। तो रूढ़ शब्द में हमने क्या पढ़ा था, रूढ़ शब्द में हमने पढ़ा था कि वे शब्द जिन शब्दों के टुकड़े करने पर
उनका टुकड़ों का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता। तो देखो इसके हम टुकड़े करते हैं, गज, धन, आनंद। अब देखो गज यानी होता है हाथी और आनंद यानी होता है मुहैर। अर्थात इस शब्द के हमने टुकड़े करके देख लिए और टुकड़े करने के बाद में दो अलग पूर्ण और सार्थक शब्द उसके, गज हाथी पूर्ण अर्थ दे रहा है और आनंद यानी मुहैर ये भी अर्थ दे रहा है। इसका मतलब ये रूढ़ शब्द तो नहीं है। फिर हमने रूढ़ शब्द के बारे में ये भी पढ़ा था कि जो संधि समास उपसर्ग या प्रत्यय चार में से किसी विधि से न बने हो, तो ये तो संधि विधि से बना है। तो ये दोनों जो तथ्य थे रूढ़ के, वो दोनों ही यहाँ कैंसिल हो गए इकट्ठे, तो यहाँ रूढ़ तो नहीं है। अब बात आती है यौगिक की। तो यौगिक में हमने क्या पढ़ा है कि वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने और उनके टुकड़े करने पर उनका स्वतंत्र अर्थ भी निकलता है। तो ये देखिए दो शब्दों के योग से भी बने हैं और इनके टुकड़े करने पर इनका स्वतंत्र अर्थ भी निकल रहा है। ये यौगिक की एक जो शर्त है उसको ये पूरी कर रहा है, यौगिक की एक शर्त को पूरी कर रहा है। लेकिन जो योग रूढ़ है वह क्या है? योग रूढ़ में क्या होता है कि वह सब दो शब्दों के योग से बना है जिनके टुकड़े करने पर उनका स्वतंत्र अर्थ भी निकलता है, लेकिन वह शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए निश्चित हो चुका है, परंपरा से काम में लिया जाता रहा है, वह योग रूढ़ होता है। तो ये जो शब्द है गज, धन, आनंद, ये मिलकर के दो शब्दों के योग से गजानन बन गया। लेकिन ये जो गजानन शब्द है जो रूढ़ हो चुका है, अर्थात यह गणेश जी के लिए काम में लिया जाता है, ये परंपरा से निश्चित है। गजानन हम और किसी को दुनिया में नहीं कहते, तो ये यहाँ रूढ़ अर्थ प्रकट कर रहा है। तो देखिए योग रूढ़ जो शब्द है इसको हम परिभाषित करेंगे यहाँ पर कि वह शब्द जो रूढ़ हो गया है, तो ये रूढ़ है, ये शब्द गजानन है जो गणेश के लिए परंपरा से निश्चित है, तो रूढ़ हो रहा है। फिर जो यौगिक भी है अर्थात दो शब्दों के योग से बना है, तो ये दो शब्दों के योग से भी बना है और इसके टुकड़े करने पर स्वतंत्र अर्थ भी ये दे रहा है, तो ये यौगिक भी हो गया और रूढ़ भी हो गया। ऐसे शब्द योग रूढ़ में आते हैं। और समझने के तौर पर इसका जो संक्षिप्त तथ्य यह है कि वे शब्द जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, क्योंकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि दो या दोनों पद मिलकर के एक रूढ़ अर्थ प्रकट करते हैं, एक विशेष अर्थ या रूढ़ अर्थ प्रकट करते हैं। तो योग रूढ़ में भी यही होता है। और देखिए जैसे पीतांबर, अब ये पीतांबर शब्द जो देखते हैं तो ये दो शब्दों के योग से बना है, पीत प्लस अंबर। अब पीत यानी क्या होता है? पीत यानी पीला या पीले और अंबर यानी वस्त्र, पीले वस्त्र। अब देखिए ये शब्द यौगिक हो गया क्योंकि ये दो शब्दों के योग से बना है और इसके टुकड़े करने पर दो स्वतंत्र अर्थ दे रहा है, यौगिक हो गया। लेकिन इसको हम केवल इस आधार पर यौगिक ही नहीं कह सकते, क्योंकि यौगिक के आगे और एक चीज है कि वह शब्द अगर रूढ़ हो गया है, किसी विशेष अर्थ के लिए परंपरा से निश्चित हो गया है, तो फिर वह मात्र यौगिक में ही नहीं आएगा, वह योग रूढ़ में आएगा। और ये शब्द वास्तव में ये रूढ़ हो गया है किसी विशेष अर्थ के लिए। किसके लिए? पीतांबर हम विष्णु के लिए काम में लेते हैं और ये परंपरा से ये शब्द इस अर्थ के लिए निश्चित हो रखा है, रूढ़ हो रखा है, तो ये शब्द आएगा योग रूढ़। दोबारा देखिए बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वे सब योग रूढ़ समास में आएंगे। संधि समास उत्सर्ग और प्रत्यय विधि से बने हुए शब्द हैं, वे सारे यौगिक में आएंगे, यौगिक शब्दों में। और वे शब्द जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए निश्चित हो चुके हैं लेकिन उनके टुकड़े करने पर वे स्वतंत्र अर्थ प्रकट नहीं करते हैं या अपने आप में पूर्ण शब्द नहीं बचते हैं टुकड़े होने पर, तो वे शब्द जो हैं जो रूढ़ होंगे वे न तो यौगिक होंगे और न ही योग रूढ़ होंगे। इस प्रकार से साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, हमने रचना, व्युत्पत्ति, बनावट और संरचना के आधार पर शब्दों के तीन प्रमुख प्रकार पढ़े, जिसमें पहला हमने पढ़ा रूढ़ शब्द,
दूसरा पढ़ा हमने यौगिक शब्द और तीसरा पढ़ा हमने योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ में हमने पढ़ा कि वे शब्द जो किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी के लिए रूढ़ हो चुके हैं, निश्चित हो चुके हैं। रूढ़ का मतलब यहाँ निश्चित से ले लेंगे। रूढ़ का मतलब परंपरा भी होता है, पुरानी। रूढ़ यानी पुरानी, जैसे हम पढ़ते हैं रूढ़िवादी परंपराएं, रूढ़िवादी यानी पुरानी, दकियानुसी परंपराएं, पुराना भी होता है। लेकिन यहाँ समझने के तौर पर हम इसका निश्चित दे सकते हैं। जैसे एक शब्द है मेंढक, मेंढक। अब ये शब्द है कि ये क्या है, ये प्राणी है ये, लेकिन यह एक विशेष प्राणी के लिए, जीव के लिए ये निश्चित हो चुका है परंपरा से। अब इसके अगर टुकड़े करें, कैसे करें? मैं अलग कर दें, धै कै अलग कर दें, या मेन कर दें, या कै अलग कर दें, तो कोई ये शब्द जो पहली बात ये कौन शब्द नहीं बच रहे हैं टुकड़े करने के बाद, और दूसरी बात ये अपना कोई स्वतंत्र प्रकट नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे शब्द रूढ़ शब्द में, यौगिक शब्द में जो दो शब्दों के योग से तो बनेंगे शब्द, लेकिन उनके टुकड़े होने पर भी अपना एक स्वतंत्र अर्थ प्रकट करेंगे। और योग रूढ़ में क्या होता है कि दो शब्दों के योग से तो बनेंगे शब्द, पहले यौगिक तो में होंगे, लेकिन वे किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो चुके हैं। जैसे दशानन, तो मैंने आपको बताया कि बहुब्री समास के अंतर्गत जो भी आते हैं उदाहरण बहुब्री समास के, वे सारे के सारे योग रूढ़ और देख लेते हैं। दशानन, तो अब इसके टुकड़े करें, दस आनंद, देखो टुकड़े करने पर दोनों के स्वतंत्र हो गए और दोनों अपने आप में कौन शब्द बच गए, एक तरफ 10 बच गया, एक तरफ आनंद बच गया। 10 यानी एक संख्या का नाम है, आनंद यानी मोह होता है, बच गए। लेकिन ये शब्द क्या है, ये रूढ़ है। ये क्या रूढ़ है कि एक विशेष अर्थ के लिए परंपरा से निश्चित है, अर्थात किसके लिए है, ये रावण के लिए निश्चित है। तो ये किस में आएगा, ये आएगा योग रूढ़ में, और ये बहुब्री समास का उदाहरण भी है। तो मैं आपको बीच बीच में परिभाषा के आधार पर जो ये है शब्द है इनको बताता हूँ, समझाता हूँ। इसके साथ साथ मैं इसके इनके जो तथ्य हैं, जो शॉर्टकट है, वे भी बताता हूँ, जिससे कि समझने में या किसी शब्द को पहचानने में सहजता हो। तो साथियों, ये टॉपिक अपना पूरा हुआ और आपके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, इसी आशा के साथ धन्यवाद।